हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि क्लैट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, क्लैट का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लैट 2026 का जो सेक्शन 3 है, दैट इज जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और ये सेशन दोस्तों काफी हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर क्लैट के एग्जामिनेशन में बैठेंगे। और उनके लिए इस वजह से मैं बता रहा हूं कि हेल्पफुल है क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों उनको इस क्लैट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न से यह अंदाजा लग जाएगा कि क्लैट का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्या उसका मॉडस ऑपरेंडी होता है एग्जामिनेशन का और किस तरीके से क्वेश्चंस का लेवल होता है। तो ये सेशन दोस्तों आपको हेल्प करेगा आपको चीजों को समझने में, और साथ ही साथ जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी मदद करेगा कि वो क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का डिफ टाइप ये दोनों समझ जाएंगे इस पर्टिकुलर एनालिसिस के जरिए। और स्पेशली जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन का जो वेटेज होता है क्लैट के एग्जामिनेशन में वो ऑलमोस्ट 25% का रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 3 है इस बार वो है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 66 तक था और फ्रॉम क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 13 टू 20। अगर दोस्तों मैं बात करूं जीके का जो ओवरऑल एनालिसिस की क्वेश्चंस के, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 28 थे। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पैसेजेस थे वो थे 5 और सारे के सारे पैसेज जो थे वो इन्फ्रेंशियल थे। अब इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या है? तो इन्फ्रेंशियल का मतलब है दोस्तों कि आपको पैसेज से ये तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, लेकिन उस पैसेज से आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स को जो लगता था कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंप्लीटली इन्फ्रेंशियल पैसेज है कि पैसेज पढ़ के ये तो समझ जाओगे कि व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, लेकिन अगर आप सोचोगे कि उसमें से कुछ आंसर समय मिल जाए तो वो मुश्किल है। और अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करूं जीके एंड करंट अफेयर्स की, ये मैंने आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का एनालिसिस बताया है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल था वो था मॉडरेट से टफ। अगर फ्रेंड्स आपने अच्छे से चीजों को समझा होगा तब तो आपके लिए मॉडरेट है, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं इसको देख समझा होगा कि चलो इस पर्टिकुलर जो जीके एंड करंट अफेयर्स में जो पैसेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आरसी टाइप पैसेज होते हैं कि हमें पैसेज में ही उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तब तो आपके लिए ये बिल्कुल टफ हुआ होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा होगा। तो ये जो पैसेज हैं दोस्तों, ये पांचों के पांचों पैसेज जो हैं वो इन्फ्रेंशियल पैसेजेस थे, यानी पैसेज पढ़ के ये तो समझ जाओगे कि क्या बात हो रही है इस पैसेज में, लेकिन उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन था और क्या डिफिकल्टी लेवल थी इस क्वेश्चन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पैसेज से। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देखोगे जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का है। तो सेक्शन 3 जो है वो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का है। जो दोस्तों इसमें जो जो सेवेंथ नंबर पैसेज है, सेवेंथ नंबर पैसेज है, ये बेसिकली जब यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ इंपोज किया था उससे रिलेटेड पैसेज है। तो जब यूएस ने इंडिया पर टैरिफ, यूएसए ने जब इंडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स पर या इंडियन इंपोर्टेड आइटम्स पर इंडिया के, यूएसए ने इंडिया के इंडियन इंपोर्टेड आइटम्स पर टैरिफ इंपोज किया, टैरिफ इंपोज किया, उससे रिलेटेड ये पैसेज है। और इस बार देखो क्वेश्चंस भी काफी अच्छे आए हैं, यानी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर
तो आप जल्दी आंसर नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपने सोचा कि चलो पैसेज पढ़ करके आंसर कर दे तो भी कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना रहेगी। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ टैरिफ डिड प्रेसिडेंट ट्रंप इनिशियली इंपोज्ड ऑन इंडियन इंपोर्ट्स इन 2025। अब देखो यहां पर जो पैसेज है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज लैंडेड अ ट्रिपल whammy on India by torpedoing H-1B visa program day after revoking the sanction waiver on Chabahar port in Iran and weeks after imposing 50% tariff on Indian export to the US। अब देखो यहां पर 50% भी ऑप्शन में है, लेकिन देखो आपको जब हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि देखो इनिशियली 25% इंपोज किया गया, बाद में चूंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था तो उसके लिए उन्होंने पेनल्टी टैरिफ लगा दिया 25%, और तो ये ओवरऑल टैरिफ हो गया था 50%। लेकिन यहां दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहां आपसे पूछ रहा है कि इनिशियली इंपोज्ड तो इनिशियली कितना किया था 25%, बाद में जब इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट हम लोग करते हैं, रशिया से करते हैं तो उस पर एडिशनल टैरिफ 25% का इंपोज कर दिया गया था। तो इनिशियली इंपोज किया गया ऑप्शन बी यानी 25% विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई। अब देखो मान लो कोई स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़कर गया होगा या उसने सुपरफिशियली पढ़ा होगा, यहां वो 50% देखेगा, यहां 50% देखेगा, डायरेक्ट आंसर लगाएगा। लेकिन ये जो 50% है ये दो पार्ट्स में था, इनिशियली 25% और देन जो पेनल्टी जो थी वो थी 25%, तब वो टोटल हो गया था 50%। अब what strategic reason did Donald Trump cite for penalizing India with additional tariff apart from the trade imbalances? अब देखो यहां पर क्या था, मैंने आपको बताया भी कि इस पूरे पैसेज में आप देखो पढ़ोगे तो ये आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि आखिर जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया ताकि इंडिया को पिनलाइज किया जा सके, उसका रीजन आपको पूरा का पूरा इस पैसेज में नहीं मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो जब आप अच्छे से किसी टॉपिक को पढ़ोगे, स्पेशली जीके एंड करंट अफेयर्स को। इसलिए मैं बार बार कहता था आपको कि देखो ये एग्जामिनेशन की खूबसूरती है कि पैसेज होगा, ये मात्र 174 वर्ड्स का पैसेज है, तो एक छोटा सा न्यूज और उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम करना पड़ता है, तब जाकर के क्लैट का आप आंसर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब what strategic reason did Donald Trump cite for penalizing India with the additional tariff? India's IT service exports, Indian banknote demonetization, India's immigrational policies, India's defense and energy ties with Russia। तो India's defense and energy ties with Russia ये आपका करेक्ट आंसर होगा। Now, what is the strategic significance of चारबाग पोर्ट फॉर इंडिया? इट प्रोवाइड्स ट्रेड एक्सेस टू चाइना थ्रू पाकिस्तान। तो वो भाई वो ग्वादर पोर्ट है, ये चारबाग पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। इट एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज प्रेजेंस नियर बाई ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, सर्व एज अ प्राइमरी नेवल बेस फॉर इंडिया, कनेक्ट्स इंडिया डायरेक्टली टू द मेडिटेरेनियन। अब एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि ये डायरेक्टली इंडिया को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता नहीं है। इसके अलावा नेवल बेस इंडिया का है नहीं। इसके अलावा है कि भाई देखो चारबाग पोर्ट में है कि अगर इंडिया को कोई भी प्रोडक्ट अपना या कोई भी सामान इंपोर्ट करना है अगर पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, तो वो चाबहार पोर्ट के जरिए कर सकता है। तो इसको अगर इंडिया को कोई भी सामान, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अफगानिस्तान को ही मदद करनी है और वो इंडिया नहीं चाहता कि हम इसको पाकिस्तान के रूट के थ्रू भेजें, तो अगर पाकिस्तान को बाईपास करना है तो चाबहार पोर्ट जो है ईरान का वो काफी फायदे में रहेगा। तो यहां पर दोस्तों है कि इट एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज प्रेजेंस इन नियर बाई ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ H1B वीजा? अब देखो यहां पूछा है H1B वीजा का प्राइमरी पर्पस क्या है। यहां भी H1B वीजा प्रोग्राम है, लेकिन पूरे पैसेज में आपको कहीं भी H1B वीजा प्रोग्राम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज H1B वीजा। अब देखो एक्सचेंज विजिटर वीजा नहीं, एम्प्लॉयमेंट वीजा, इमिग्रेशनल वीजा फॉर परमानेंट रेसिडेंस इन यूएस, नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन स्पेशलाइज्ड फील्ड।
अब आप देखते हो कि इंडिया से आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये सारे लोग यूएस जाते हैं। तो किस वीजा पर जाते हैं? तो H1B वीजा पर। तो ये ध्यान रखना कि ये एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं है, ये ध्यान रखना कि ये अलाउ करता है यूएस कंपनीज को टू हायर द फॉरेन प्रोफेशनल्स इन द स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो देखो यहां पर एम्प्लॉयमेंट वीजा और ऑप्शन बी और डी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और जो गलत ऑप्शन है देखो वो पहले है। तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्सेप्चुअली टेस्ट कर रहा है कि आपको वाकई पता है कि H1B वीजा क्या होता है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन डी कि नॉन इमिग्रेशनल वीजा दैट अलाउज यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन डी। देखो इस बार का पेपर बहुत ही शानदार सेट किया है क्लैट कंसोर्टियम ने, पूरा का पूरा इन्फ्रेंशियल पैसेज दिया है, और गलत जहां जहां होने की पॉसिबिलिटी है वो भी ऑप्शन में है। तो जहां जहां आप गलत टिक करने की पॉसिबिलिटी है वो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इस बार का जो पैसेज है वो ओवरऑल बहुत ही स्टैंडर्ड पैसेज कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द एक्रोनिम मागा दैट मेंशंस अबव द पैसेज रेफर्स टू Multilateral Agencies Global Association, Make America Great Again, Mutual Agreement for Global Advantage, Monetary Advantage for Great America। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था कि आई विल ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ अमेरिका, तो मैं अमेरिका को दोबारा से महान बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब उस एग्जामिनेशन प्रेशर में अगर आप इतना सोच लेते हैं तो ये तभी हो सकता है जब आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ा होगा। सो मागा का फुल फॉर्म होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहां तक उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है आपका चेस पर। अब देखो इंडिया में इस बार का फीडे वर्ल्ड कप भी हो रहा है, लेकिन वहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर पैसेज में चेस से है, मान लो कोई स्टूडेंट भी अगर पढ़ेगा तो चेस वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ेगा, लेकिन यहां से चेस की हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी आपको होता है कि जो आपके आसपास जो इवेंट हो रही है या फिर जो आपने पहले से कहीं कुछ पढ़ा हो वो भी बहुत ज्यादा काम आता है। अब इस पर्टिकुलर पैसेज को देखो जो है पैसेज नंबर 8, और ये चेस पर एसोसिएटेड है। तो ये चेस से एसोसिएटेड है। तो चेस गेम से एसोसिएटेड पैसेज, चेस गेम से एसोसिएटेड पैसेज है। आई होप यहां तक सबको बात समझ आ गई। ये जो पैसेज है ये चेस गेम से एसोसिएटेड पैसेज है। तो ये दोस्तों जो पैसेज है ये आपका चेस से एसोसिएटेड पैसेज है। अब देखो आप इस पैसेज को जब दोस्तों पढ़ोगे तो यहां से आपके कोई क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे आप देखो कि इंडियन चेस recorded yet another moment on Monday as Divya Deshmukh won the Women World Cup in Georgian city of Batumi. In the final, 19 years old defeated the fellow Indian Koneru Humpy in the tiebreaker. While Humpy contesting the final wasn't much surprise. She is world number 5 and has been one of the best female players of the last couple of decades. Not many would have anticipated Divya's stunning show. ये पूरा का पूरा दोस्तों आप पैसेज पढ़ोगे, इसमें कहीं नहीं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चेस बिलीव टू बी। अब ओरिजिन ऑफ चेस कहां से, ये पैसेज में मेंशन नहीं है। ऑप्शन चाइना, रशिया, इंडिया और इजिप्ट। तो देखो जो चेस का ओरिजिन माना जाता है वो इंडिया से माना जाता है और इसको एंशिएंट टाइम पीरियड में कहते थे चतुरंगा। तो इसको इंडिया, इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। और एंशिएंट टाइम पीरियड में जो चेस को कहा जाता था वो था चतुरंगा, यानी 4 पार्ट्स ऑफ द आर्मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू अर्न द टाइटल ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर। चेस ग्रैंड मास्टर की टाइटल अर्न करने वाला पहला इंडियन कौन है। ऑप्शन था डी गुकेश, प्रवीण थिप्से, देवेंदु बरुआ, विश्वनाथन आनंद। तो अनडाउटेडली द आंसर विल बी विश्वनाथन आनंद। तो अनडाउटेडली द आंसर इज विश्वनाथन आनंद और ये इंडिया के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर थे। तो इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर
विश्वनाथन आनंद। अब देखो ये आपका, अगर आपने कभी पढ़ा होगा या कभी आप न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पर पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं जब न्यूज आती है विश्वनाथन आनंद की तो कहा भी जाता, तो उसमें हमेशा मेंशन होता है मैक्सिमम टाइम कि ही इज द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन। ये क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर आपको बिल्कुल भी इस पैसेज में नहीं मिलेगा। तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफिशियल चेस चैंपियन थे वो थे विलियम सेजनिस। सो विल्हर्म सेजनिस, और ये चेस चैंपियन बने थे भाई 1886 में। तो ये चैंपियन बने थे 1886 में। तो ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन इन्होंने पूछा, और ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इस पैसेज में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूं कि देखो कभी भी क्लैट के में जीके का क्वेश्चन को कभी भी आरसी मत समझना। एक आध क्वेश्चन का आंसर मिल गया देन वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा पैसेज पढ़ जाओ, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जो इस बार इन्होंने दिखाया है कि what exactly is the inferential passage means। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following computer successfully defeated Garry Kasparov in reigning the World Chess Championship tournament match। तो which of the following computer successfully defeated Garry Kasparov, तो किस कंप्यूटर ने सक्सेसफुली गैरी कास्परोव को हरा दिया था इन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट मैच में। अब ये इसका भी आंसर दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसका जो पैसेज में नहीं मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डीप ब्लू। तो ये डीप ब्लू था, ये आईबीएम का कंप्यूटर था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ होस्टिंग 11th एडिशन ऑफ द चेस वर्ल्ड कप 2025। तो 2025 का चेस वर्ल्ड कप हो कर रहा है, तो भाई गोवा में हो रहा है, और इंडिया गोवा में हो रहा है, दैट इज इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोवा इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, बाकी सारा का सारा वो उसका बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन था, बैकग्राउंड ऑफ द चेस था। अब देखो पैसेज नंबर जो 9 है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बात कर रहा है किससे, तो ये ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर। तो ये है पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक एंड इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से रिलेटेड है। अब आप इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ोगे फ्रेंड्स, तो कहीं से भी आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर वगैरह है इसमें, जो कि पहलगाम अटैक के वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। अब वेयर इज पहलगाम सिचुएटेड इन इंडिया, तो भाई पहलगाम कहां है, तो आप सबको पता है कि पहलगाम JNK के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर, एंड दैट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, और ये तो काफी पॉपुलर ऑपरेशन भी है। इसके बाद द चेक पोस्ट अटारी इज लोकेटेड इन, तो भाई अटारी चेक पोस्ट कहां है, तो वाघा बॉर्डर, अटारी चेक पोस्ट, ये सब कहां है, तो ये सारे के सारे हैं पंजाब में। तो करेक्ट आंसर होगा नियर अमृतसर, पंजाब। और अगर आपको पंजाब भी याद है तो आप आराम से बाकी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क नेशन। अब देखो यहां पर सार्क वीजा, तो यहां पर जब पॉइंट 3 पढ़ोगे कि 3 पाकिस्तानी नेशनल्स हु आर ट्रैवलिंग अंडर सार्क वीजा एग्जेम्पशन वुड नो लॉन्गर बी अलाउड टू डू दैट। अब देखो यहां पर सार्क के बारे में पूछा गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि भाई सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज रहती हैं। अब यहां पर आप कैसे आंसर करोगे, तो अब देखो यहां पर आप देखो ऑप्शन है अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश। अब एक बात बताओ, यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। कैसे, मॉरिशस तो भाई अफ्रीका में है, और अफ्रीका में है तो वो सार्क का मेंबर कैसे बन गया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मॉरिशस। मॉरिशस आपका अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो भाई जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ईस्टर्न साइड में है, तो ये कहां से मेंबर बन गया सार्क का, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। अब एक्सप्रेशन पर्सोना नॉन ग्रेटा मींस,
अब पर्सोना नॉन ग्रेटा, अब देखो यहां पर तो आपको लिखा तो हुआ है पर्सोना नॉन ग्रेटा, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स। अब देखो, द फोर्थ डिफेंस नेवल एंड एयर एडवाइजर ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन वुड बी डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा। अब देखो पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन को जिसको हम वेलकम नहीं करते या फिर अनवेलकम पर्सन को कहा जाता है पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो एन अनग्रेटफुल पर्सन, एन अनवेलकम पर्सन, अनट्रस्टवर्दी पर्सन और डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है ये वो है एन अनवेलकम पर्सन। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was facilitated by। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको फैसिलिटेट किसने किया था? अब ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लासेस में इंडस वाटर ट्रीटी एंड पहलगाम अटैक पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट किया था और ये साइन भी हुआ था पाकिस्तान में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है वर्ल्ड बैंक। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर इन्होंने कवर किया है इस क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी इसमें इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है? रावी, झेलम, तापी या चेनाब। तो भाई यहां पर आपको सीधा सीधा आंसर करना होगा तापी, क्योंकि जो तापी है ये कहां से निकलती है? तो तापी निकलती है मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। तो ये सॉरी मुल्ताई से निकलती है एमपी से। तो मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये मुल्ताई है, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मुल्ताई एमपी से। तो भाई इंडस जो है ध्यान रखिएगा कि वो आपका हिमालयन रिवर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तापी। तो यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपने न्यूज को अच्छे से कवर किया है तब इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। अगर आपने सुपरफिशियली पढ़ा होता तो फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द न्यूज कवर कर लिया है। अब देखो यहां पर एससीओ की बात की गई है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एससीओ पर रिलेटेड पैसेज है, एससीओ पर रिलेटेड पैसेज है। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो सिविलाइजेशन डायलॉग फ्रॉम फोरम सीडीएफ प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 25th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड टू प्रमोट। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज से मिल जाएगा। सेकंड लास्ट लाइन में देखो कि द प्राइम मिनिस्टर प्रपोज्ड कमेंसिंग अ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम विद द ग्रुप फोस्टरिंग द ग्रेटर पीपल टू पीपल टाइज एंड द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब यहां पर देखो क्या कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है भाई, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें एट लास्ट में पैसेज से मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ। तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है एससीओ का, उसको होस्ट कौन करेगा? ऑप्शन है आपका किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो अगला एससीओ का प्रेसिडेंसी मिलेगा वो होगी किर्गिस्तान को, और ये होगा बिश्केक में। बिश्केक इसकी राजधानी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 56 का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट द प्रोजेक्ट सच एज चारबाहार पोर्ट, वेयर दिस पोर्ट इज लोकेटेड। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैसेज में मिल जाएगा। इसीलिए कई बार आपको दिमाग को बहुत ही एक्टिव रखना पड़ता है कि यहां पर आप देखो चारबाहार पोर्ट के बारे में आपने देखा, पूरे में चारबाहार पोर्ट आपको चाबहार पोर्ट मिलेगा। यहां भी देखो चाबहार पोर्ट के बारे में है, लेकिन ये है कहां, ये लिखा हुआ नहीं है। अब आप इसका फर्स्ट पैसेज देख लो, देखो वहां मिल जाएगा। फर्स्ट पैसेज में आप देखोगे कि चाबहार पोर्ट इन ईरान।
तो इसका आंसर आपको मिल गया फर्स्ट पैसेज से। तो अगर मान भी लेके चलो एक क्वेश्चन का और आंसर मिल गया, तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें मात्र 2 क्वेश्चंस ऐसे हुए जिसका आंसर हमें पैसेज में मिला है, नहीं तो सारे के सारे आपके प्रीवियस जीके और करंट अफेयर्स जो आपने अच्छे से तैयार किया है उसी पर बेस्ड थे। और इस बार का एग्जामिनेशन भी का क्वेश्चन का लेवल भी काफी शानदार है। तो भाई यहां पर आपको मिल गया आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ईरान। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का इसमें से मेंबर कौन नहीं है? बेलारूस, ईरान, पाकिस्तान या म्यांमार। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो इस एससीओ का मेंबर नहीं है वो है म्यांमार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द सेक्रेटरिएट ऑफ एससीओ इज लोकेटेड इन। अब देखो एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहां है? तो एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो है बीजिंग, चाइना में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। And at the conclusion of the 25th SCO summit, the member countries adopted the Beijing Declaration, Tianjin Declaration, Shanghai Declaration, Wuhan Declaration. अब देखो इसका क्या आंसर मिल सकता है? तो यहां पर दोस्तों मिल सकता है, और वो भी आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द 25th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ SCO हेल्ड इन तेंजिन, चाइना। हेल्ड इन तेंजिन, चाइना। और जब आप इसको पढ़ोगे, जब ये तेंजिन चाइना में हुआ तो कौन सा डिक्लेरेशन अडॉप्ट करने की बात होगी? सो दैट विल बी द तेंजिन डिक्लेरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, जो कि है तेंजिन डिक्लेरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यहां तक सबको बातें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन का लेवल इस बार बहुत ही अच्छा था, और वाकई जीके में जो 28 क्वेश्चन हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप कम से कम, अगर मैं उम्मीद करूं तो कम से कम 20 क्वेश्चन तक आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो पैसेज में उसके आंसर्स मिल ही नहीं रहे। ये बड़ा फॉर्चुनेट पैसेज था जिससे हमें कम से कम 3 आंसर मिल गए इस पैसेज से। ये बड़ा फॉर्चुनेट था कि इस पैसेज से, एससीओ के पैसेज से 3 आंसर मिल गए। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 11, ये बेसिकली जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था उस पर है। तो जो एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब यहां पर भी दोस्तों आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो ये भी प्रॉपर इन्फ्रेंशियल पैसेज ही है। यहां पर आपको डायरेक्टली आंसर इन क्वेश्चंस का नहीं मिलेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गैटविक एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट, लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट। और ये दोस्तों पैसेज हम लोगों ने अपने क्लास में भी डिस्कस किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसका आंसर होगा लंदन गैटविक एयरपोर्ट। तो लंदन गैटविक एयरपोर्ट, और ये जो स्पेशली जो ये पैसेज, ये जो न्यूज थी एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटना का, इसको हम लोगों ने अपने रेगुलर सेशन में भी कवर अप किया है। इसके बाद हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, चूंकि भाई ये एरोप्लेन से जुड़ा हुआ मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही है, एंड दैट इज श्री राम मोहन नायडू। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि AI-171 मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड बाय टाटा ग्रुप एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन। अब देखो यहां पर AI-171 वेलफेयर ट्रस्ट बाय टाटा ग्रुप। अब यहां देखते हैं क्या कुछ आंसर मिलेगा। अब देखो भाई यहां पर तो बताया तो है कि The Tata Group has also registered AI-171 Memorial Welfare Trust dedicated to the victim of unfortunate accident. The trust has pledged an ex gratia payment of 1 crore respect for each of the deceased and support rebuilding in BJ Medical College Hospital infrastructure which was damaged in the एक्सीडेंट। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये मेमोरियल ट्रस्ट कहां है। अब देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस और कॉमन लॉजिक से बनता है। अब यहां पर आप हो सकता है कि 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज कर जाएं, एक तो अहमदाबाद और दूसरा जो टाटा का हेड ऑफिस कहां है तो वो है मुंबई में।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो AI जो 171 का जो मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, ये बना है टाटा के हेड ऑफिस में, और टाटा का जो हेड ऑफिस है कहां, तो वो है आपका मुंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। अब क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि द सोल सर्वाइवर ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 एक्सीडेंट इज अ ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कैनेडियन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पोर्चुगीज नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन और एन इंडियन नेशनल। अब दोस्तों जो पर्सन बच गए थे इसमें एक ही सर्वाइवर था, वो थे विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश उनका नाम था। नाम देखने से कैसा लग रहा है, इंडियन है भी, लेकिन जब आपने पूरे हम लोगों ने न्यूज को कवर किया था तो उसमें था कि वो इंडियन ऑरिजिन के हैं लेकिन ब्रिटेन में है, तो ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि द एजेंसी दैट प्रोब द fatal crash of AI 171 is DGCA, Directorate General of Civil Aviation, AAI, Airport Authority of India, AAIB या FIP। अब दोस्तों जो किसी भी तरीके का जो फैटल क्रैश एक्सीडेंट होता है जो एयरक्राफ्ट का, उसको इन्वेस्टिगेट करती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। सो उसको करती है प्रोब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो AAIB। तो करेक्ट आंसर होगा AAIB। हालांकि बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें DGCA की तरफ जाते हैं जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ही प्रोब कर रही होगी, लेकिन यहां पर प्रोब कर रहे हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो AAIB। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 है कि द एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 वाज बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, बोइंग नेक्स्ट जनरेशन 737। तो ये दोस्तों था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके साथ जो पूरा जो जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो डिस्कस किया, और मैं अगर बात करूं कि इसमें एक आइडियल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा है तो मैक्सिमम 20 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर 18 to 20 का जो अटेम्प्ट होगा विदाउट निगेटिव मार्किंग, ऐसा नहीं कि निगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो जीके में अगर आपने 18 to 20 के बीच में भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इसको अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का जो क्वेश्चन था, जैसे आप ये देख लो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि डीजीसी और एआई में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे, सोल सर्वाइवर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे, तो बहुत सारे, और जो टैरिफ वाला है उसमें भी कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है इनिशियल टैरिफ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर इनिशियल को छोड़ देंगे तो वो 50% लगा करके आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। तो इस बार का दोस्तों जो ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन का लेवल की बात करूं तो ये वाकई मॉडरेट से टफ का है। और जब मैंने इस पैसेज को पढ़ा और देखा कि भाई क्या पैटर्न है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्लैट ने इस बार पांचों के पांचों पैसेज इन्फ्रेंशियल दे दिए। हालांकि जो एससीओ से एसोसिएटेड पैसेज था उसमें 3 क्वेश्चंस तो हमें मिल गए, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें फर्स्ट पैसेज में जाकर के मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब अगर आप क्लैट के लिए सोच रहे हैं तो किसी भी सेक्शन को आपको अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना, जीके एंड करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। और जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आपने न्यूज पढ़ा तो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चेस वाला क्वेश्चन था, अगर आपने को अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैक्स टू मैक्स अगर आपका बहुत अच्छा भी नॉलेज है तो आप एक तो विश्वनाथन आनंद वाला जो इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वो बता सकते हैं, या फिर जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा कि जो इस बार जो चेस फीडे वर्ल्ड कप हो रहा है वो गोवा में हो रहा है, वो आप आंसर कर सकते थे। तो इस बार अगर जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा उन्होंने करा क्या होगा कि जिन क्वेश्चन का उनको बहुत अच्छे से आंसर आता है उन्हीं क्वेश्चन को उन्होंने
सॉल्व किया होगा और उन्होंने रिस्क लेने से बचे होंगे। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि आप रिस्क की वजह से कई सारे क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं कि जितना आपने सही किया उतना ही निगेटिव मार्किंग में हो गया, फिर उसका कोई फायदा मिला नहीं। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी एस्पायरिंग क्लैट एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि देखो भाई, जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन आसान नहीं है और हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्फ्रेंशियल ही होते हैं, मैक्सिमम पैसेज इन्फ्रेंशियल ही होते हैं कि बस आपको पता चल जाएगा कि व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, उससे आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा और इस बार का जो क्लैट 2026 का पेपर है इसने इस बात को प्रूव कर दिया है कि अगर एससीओ के पैसेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी पैसेजेस में से किसी का आंसर आपको नहीं मिल रहा। इसलिए जीके एंड करंट अफेयर्स को किसी भी कंडीशन में सुपरफिशियल या हल्के में लेना नहीं चाहिए। ये आपका स्कोर इनहैंस कर सकता है तो स्कोर डिग्रेड भी कर सकता है। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो इस बार जिन्होंने क्लैट का पेपर लिखा है उन्होंने ये मिस्टेक रिपीट नहीं किया होगा कि अनवांटेड रिस्क लेकर के उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लिया होगा, जो ब्लाइंड गेस नहीं किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और स्पेशली जो कितना आपका स्कोर बन रहा है जीके में वो हमें बिल्कुल अब कमेंट करके बताइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए एक आई ओपनिंग सेशन है कि किस तरीके से हमें जीके एंड करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।